बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MGT 402 लेसन नंबर 19 से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा फ़ाइनल टर्म सिलेबस है और प्रोसेस कोस्टिंग सिस्टम हमारे लेसन का नाम है। तो बेसिकली प्रोसेस कोस्टिंग सिस्टम हमारे पास वो स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स को कोस्ट करने का मेथड है जिसमें जो हमारे गुड्स हैं वो एक सीरीज़ में प्रोड्यूस हो रहे हों, और सीरीज़ बेसिकली किस चीज़ की हो, हमारे पास कनेक्टेड ऑपरेशंस की। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ऑयल रिफाइनरी का सिस्टम है, तो ऑयल को पहले रॉ स्टेट में निकाला जाता है, फिर उसको प्योरीफाई किया जाता है, देन उसकी पैकेजिंग की जाती है या फिर जो भी है, ये सारा एक हमारे पास सीरीज़ में काम होता है कि अगर हमारे पास ऑयल रॉ स्टेट में आएगा तो नेक्स्ट स्टेप उसका पैकेजिंग नहीं हो सकता, उसका नेक्स्ट स्टेप हमारे पास प्योरीफिकेशन ही होगा। तो ये एक इंटरकनेक्टेड ऑपरेशंस की एक सीरीज़ होती है। तो उसमें हम जैसे कोस्टिंग करते हैं उसको हम प्रोसेस कोस्टिंग सिस्टम कहते हैं। देन हमारे पास है कंटिन्यूस प्रोडक्शन। इसमें बेसिकली नाम से पता चल रहा है कि प्रोडक्शन हमारे पास कंटिन्यूसली होगी, लाइक 24/7, और इससे हमारी एफिशिएंसी और वॉल्यूम मैक्सिमाइज होगा। तो इसमें बेसिकली हमारा जो ऑपरेशन है वो नॉन स्टॉप होता है, और बेसिकली इसमें ज़्यादातर हमारे प्रोसेसेस ऑटोमेटेड होते हैं बिकॉज ह्यूमन लेबर हमारे पास 24/7 काम नहीं कर सकता। तो अगर कुछ 24/7 हो रहा है तो उसमें काफ़ी हद तक हमारे पास ऑटोमेशन होगी। अच्छा, अब यहाँ पर बेसिकली हमें कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं प्रोसेस कोस्टिंग के। तो ये कब यानी कि हमारे पास अप्लाई होती है, पहले तो ये बताया गया कि जब एक सीरीज़ ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑपरेशंस में हमारे पास गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मैस प्रोडक्शन, कि ये हमारे पास जब कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग होती है एक सिंगल प्रोडक्ट की, या फिर जो एक ही प्रोडक्ट के सक्सेसिव रन्स होते हैं, लाइक आपने कैनिंग करनी है या फिर बॉटलिंग वगैरह। अच्छा, तो सेकंड नंबर पे हमारे पास आइडेंटिकल आउटपुट होता है, ठीक है, मतलब कि हर जो यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है वो एग्जैक्टली सिमिलर एक ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से हो रहा है। देन थर्ड नंबर पे हमारे पास डिपार्टमेंटल डिवीजन्स की ये बात हो रही है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको सेपरेट डिपार्टमेंट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, जो कि हर एक डिपार्टमेंट एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। देन हमारे पास है इंटरकनेक्टेड फ्लो। अब इसमें बेसिकली जो एक डिपार्टमेंट का आउटपुट होगा वो दूसरे का इनपुट होगा, ठीक है। जिस तरह कि एक डिपार्टमेंट का काम है हमें रॉ मटेरियल देना, तो दूसरा डिपार्टमेंट उस रॉ मटेरियल को यूज़ करेगा, यानी कि एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन रहा है। देन हमारे पास है फिफ्थ नंबर पे कि बेसिकली इसमें मल्टीपल आउटपुट्स की बात की जा रही है कि जो ऑपरेशंस हैं उनके रिजल्ट में हमारे पास मेन प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ जॉइंट या बाई प्रोडक्ट्स भी आ सकती हैं। देन प्रोडक्शन जो है ये डिमांड ड्रिवन है बेसिकली, कि एंटिसिपेटेड मार्केट पर ज़्यादा हमारी प्रोडक्शन बेस करती है बजाय कि इसके कि जो स्पेसिफिक कस्टमर आके हमें कोई ऑर्डर दे। ओके, अच्छा, अब इस पैराग्राफ में बेसिकली हमें क्या बताया जा रहा है कि कोई एग्जांपल्स दी गई हैं कुछ इंडस्ट्रीज़ की जो कि प्रोसेस कॉस्टिंग को यूज़ करती हैं। तो बेसिकली कॉस्ट सेंटर की बात की गई है कि हर कॉस्ट कंट्रोल के लिए हमारे पास एक यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है जिसे हम एक इंडिपेंडेंट कॉस्ट सेंटर की तरह ट्रीट करते हैं कि ये अलग एक सेंटर है कॉस्ट का, इसकी कॉस्ट हमने अलग कैलकुलेट करनी है, देन एक सेंटर की हमने अलग करनी है। अच्छा, कॉस्ट सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली क्या होती है कि ये स्पेसिफिक डिवीज़न या सेगमेंट होता है हमारे पास जहाँ पर एक इसका इंडिविजुअल सुपरवाइज़र और मैनेजर इसका यानी कि अलग होता है, और जो भी कॉस्ट इस डिपार्टमेंट में आ रही हैं तो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, उनके लिए वो मैनेजर या सुपरवाइज़र रिस्पॉन्सिबल होगा। देन सेपरेशन की बात कर ली जाए तो प्रोडक्ट कॉस्ट जो है हमारे पास वो एक्यूमुलेट होती हैं सेपरेटली फॉर एवरी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की बात हमने कर ली है, ठीक है, कि देखें जो भी कॉस्ट आई हैं एंड पे हम उनको टोटल कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली कॉस्ट सेंटर बन क्यों रहा है हमारे पास, ये करने का क्या फ़ायदा, तो इसका यही है कि सेपरेशन हो रही है हमारे पास कॉस्ट की, जो कि एंड पे आप टोटल कर लें। अच्छा, अब हमें बताया गया है प्रोसेस कॉस्ट शीट, जिसे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट भी कहते हैं। तो ये बेसिकली एक फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है प्रोसेस कॉस्टिंग में। इसे हर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के लिए हम प्रिपेयर करते हैं कि उसकी जो क्वांटिटीज़ प्रोसेस की हैं या टोटल कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट, वो सब इसमें हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ओके, देन हमारे पास जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, और अब ये प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम, इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस बताए गए हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का है। तो ये हमारे पास जो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ यूज़ होती हैं, ठीक है।
जिनकी अपनी अपनी स्पेसिफिकेशंस होती हैं। अब प्रोसेस कॉस्टिंग है, ये सिंगल स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स इसमें हमारे पास होती हैं, ठीक है, यानी कि जिनको हम एक ही स्टॉक में डिमांड एंटिसिपेट करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल सोप है, तो सोप की हमें पता है डिमांड है, तो उसकी हम मैस प्रोडक्शन कर लेते हैं। अच्छा, देन वी हैव एक्यूमुलेशन ऑफ कॉस्ट। इसमें बेसिकली क्या होता है कि कॉस्ट को हम जॉब वाइज कंपाइल करते हैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में, ठीक है, जॉब वाइज करते हैं। देन इसमें हमारे पास प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम में स्ट्रिक्टली डिपार्टमेंट्स के साथ कॉस्ट एसोसिएटेड होती है, जॉब के साथ नहीं होती, ठीक है। देन कॉस्ट पर यूनिट की बात कर लें तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में हमारे पास यूनिट कॉस्ट को कंप्यूट किया जाता है जब हमारे पास एक स्पेसिफिक जॉब कंप्लीट हो जाती है, और इसमें हमारे पास एवरेज यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है एक पीरियड के एंड पे, जब हम टोटल को डिवाइड करते हैं बाय द पीरियड्स टोटल आउटपुट यूनिट्स जो हमारे पास आते हैं, बेसिकली यानी कि टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ आउटपुट जितने भी आगे एक पीरियड में। ओके, देन वर्क इन प्रोसेस अकाउंट जो है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में हमारे पास ओनली वन सिंगल जो हमारे पास सेंट्रलाइज्ड वर्क होता है इन प्रोसेस कंट्रोल, उसका अकाउंट मेंटेन किया जाता है। और इसमें हमारे पास प्रोसेस वाले में एक सेपरेट इंडिपेंडेंट वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट होता है हर डिपार्टमेंट के लिए जो कि प्रोड्यूस कर रहा है। देन हमारे पास कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग है, तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में इसमें ज़्यादा क्लेरिकल एफर्ट होती है कि हर कॉस्ट को एक्यूमुलेट करो जॉब के साथ फिर डिपार्टमेंट के साथ, तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। देन इस वाले सिस्टम में हमारे पास क्या है, सिंपल है, बिकॉज हर डिपार्टमेंट की बस कॉस्ट एक्यूमुलेट हो रही है और इसमें ज़रा कंपैरेटिवली ये लेस एक्सपेंसिव है हमारे पास। ओके, देन प्रोसेस कॉस्टिंग प्रोसीजर्स, तो इसमें बेसिकली सबसे पहले बात बताई गई है कि इसमें जो प्रोडक्शन ऑर्डर है वो अननेसेसरी है, बिकॉज जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बन रही हैं वो कंटिन्यूसली एक प्रोडक्शन बजट पर बेस्ड है, उसमें इंडिविजुअल प्रोडक्शन के ऑर्डर देखें हम ये ज़रूरी नहीं है। देन टारगेट कम्युनिकेशन की बात हो रही है कि देखें कि बेसिकली ये जो प्रोडक्शन और प्लानिंग वाला कंट्रोल डिपार्टमेंट है ये कम्युनिकेट करता है किन के साथ, प्रोडक्शन टारगेट के साथ कि ये हमारे प्रोडक्शन टारगेट्स हैं, तो वो बताता किनको है, बेसिकली डिपार्टमेंटल हेड्स को। वो लेटर की फॉर्म्स में हो सकते हैं या फिर आजकल ईमेल की फॉर्म्स में। अच्छा, देन हमारे पास सुपरवाइज़र्स की बात आ जाती है कि जो डिपार्टमेंटल सुपरवाइज़र्स होते हैं या क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर्स होते हैं, वो फिज़िकल डेटा कलेक्ट करते हैं हर डिपार्टमेंट से। क्यों? क्योंकि बेसिकली कॉस्ट कंट्रोल हमारा सारा मामला है, तो जो भी कलेक्टेड डेटा होता है फिर उसको कंपेयर किया जाता है, जो आपने बजट बनाया था, ठीक है, उस बजट के साथ कंपेयर करेंगे, ज़्यादा हुआ है कम हुआ है, तो इस सारे प्रोसेस के लिए हम डेटा कैलकुलेट करते हैं। तो अब डेटा कलेक्शन की बात आ जाती है, क्योंकि डेटा कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर कैसा डेटा करना है, कैसे करना है, तो उसकी बात की गई है। तो बेसिकली अब कौन से कॉस्ट फिगर्स लेते हैं, डायरेक्ट मटेरियल के, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये जिस तरह के वैसे ही हम प्रोसीजर से लेते हैं जैसे कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में हमारे पास था, लेकिन सोर्स डॉक्यूमेंट्स जो इसमें हैं वो कंपैरेटिवली हमारे पास सिंपल होते हैं। ओके, डायरेक्ट मटेरियल्स की बात की जाए तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो प्रॉपर्ली हमारे पास ऑथराइज़ करता है मटेरियल रिक्विजिशंस, यानी कि हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कोई चीज़ चाहिए होती है मटेरियल, तो वो मटेरियल रिक्विजिशन का डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो अब हर महीने के एंड पर ये रिक्विजिशन को वो सॉर्ट करते हैं, एक समरी उसकी बनाते हैं, तो ये जो समरी प्रिपेयर होती है फिर इसको यूज़ किया जा सकता है, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई भी आपने प्रोसेस करना है इस इन्फॉर्मेशन को। तो डायरेक्ट लेबर में जॉब टाइम ट्रैकर्स के बजाय उन्होंने कहा लेबर कॉस्ट डेटा को एक्यूमुलेट किया जाता है क्लॉक कार्ड्स पर और डेली टाइम शीट्स पर, तो ये डॉक्यूमेंट लेबर ने जितना काम किया वो हमें शो कर देते हैं। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड है हमारे पास, ये अदर देन इनडायरेक्ट मटेरियल्स एंड इनडायरेक्ट लेबर एज डिस्कस्ड अर्लियर, ये किस में हमारे पास एक्यूमुलेट होते हैं, वाउचर रजिस्टर में और जनरल जर्नल में बाय मीन्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर डेप्रिसिएशन। जैसे हमने फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में बहुत पढ़ा है, इसको कैसे एडजस्ट करते हैं, और डेप्रिसिएशन आ जाती है, एक्सपायर्ड इंश्योरेंस वगैरह, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में हमारे पास जाता है। तो ये हमने देखा था कि हम अप्लाइड रेट्स पर भी काफ़ी चीज़ें डिटरमिन कर लेते हैं, बट
द थिंग इज़ अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ रही हैं हमारे पास प्रोडक्शन वॉल्यूम में, चार्ज में, तो जो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है वो फिर अनसेटिस्फैक्ट्री हो सकते हैं, यानी कि लाइक जब कंसीडरेबल पोर्शन हमारे फैक्ट्री ओवरहेड का एक फ़िक्स्ड कॉस्ट है, मतलब कि जो भी हमने अंदाज़ा किया था उसमें हमने ज़्यादातर फिक्स्ड रखी थी, देन कुछ वेरिएबल हमने कहा था चलो इतना वेरिएबल हो जाएगा, बट जब एक्चुअल हमारे पास आया तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ गई, तो फिर हमें काफ़ी ज़्यादा जितना हमने कम फॉर एग्जांपल कंसीडर किया था कि फैक्ट्री ओवरहेड इतना है, हमें उससे काफ़ी ज़्यादा देना पड़ा, तो ये हमारे पास एक सेटिस्फैक्ट्री केस नहीं है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड आउटपुट जो है हमारे पास, इसे कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में। अच्छा, अब जो कॉस्ट ऑफ यूनिट्स हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं और ट्रांसफ़र आउट हो जाते हैं, उनको क्रेडिट किया जाता है वर्क इन प्रोसेस में, ठीक है, वर्क इन प्रोसेस में क्रेडिट किया जाता है, और जो भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है उसमें, और जो डिपार्टमेंट हमारे पास यूनिट्स को रिसीव कर रहा है, ये वाला डिपार्टमेंट तो हमारे पास वो था ना जो कि ट्रांसफ़र आउट कर रहा था, अब जो रिसीव कर रहा है वो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, वो अपने डेबिट कर लेंगे वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट में। अच्छा, पहले तो जो हमने देखा ट्रांसफ़र कर रहे थे वो अपना क्रेडिट कर रहे थे, लेकिन जो लास्ट डिपार्टमेंट होगा ना वो डेबिट करेगा अपने फिनिश गुड अकाउंट में, ठीक है। अच्छा, देन वी हैव कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट। इस प्रोसेस में हमारे पास क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट को हम प्रोसेस कॉस्ट शीट भी कहते हैं। ये की डॉक्यूमेंट है अकाउंटिंग, ये कॉस्टिंग पीरियड के एंड पर, जो कि जनरली एक मंथ का होता है, हमारे पास एक कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। ये इस सारे डेटा को समराइज़ करती है कि जो भी कॉस्ट इनकर हुई है हर डिपार्टमेंट की, और ये एक हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट भी है। एज ए सोर्स बेसिकली किसके लिए काम कर रहे हैं, फॉर पासिंग अकाउंटिंग एंट्रीज एट द एंड ऑफ कॉस्टिंग पीरियड। जो आपने अकाउंटिंग की एंट्रीज पास करनी है अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे, कॉस्टिंग पीरियड के एंड पे, उसके लिए एक सोर्स का काम करते हैं। ओके, इसके 5 सेक्शंस होते हैं हमारे पास, और हर सेक्शन में कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है। तो बेसिकली एक सबसे पहले जो है वो क्वांटिटी स्केड्यूल है। फर्स्ट सेक्शन में हम यानी कि क्वांटिटी स्केड्यूल में इनपुट एंड आउटपुट ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी होता है, ठीक है, कि कितनी क्वांटिटी इनपुट में आई थी, कितनी हमने आउटपुट यूनिट्स प्रोड्यूस किए, ठीक है, कितने यूनिट्स कंप्लीट करके ट्रांसफ़र कर दिए नेक्स्ट डिपार्टमेंट को, कितने कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन अभी डिपार्टमेंट में हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें इसमें होती हैं। ओके, कॉस्ट एक्यूमुलेटेड इन डिपार्टमेंट और प्रोसेस, ये हमारे पास दूसरा सेक्शन होता है। इसमें बेसिकली क्या है कि ये टोटल कॉस्ट को शो करता है फॉर विच डिपार्टमेंट्स आर अकाउंटेबल, कॉस्ट एक्यूमुलेटेड, ठीक है। इसमें हमारे पास कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं, लाइक प्रोसेस की, जो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री थी, जो कॉस्ट आपने ट्रांसफ़र की, जो ट्रांसफ़र हुई हमारे पास प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से, पिछले डिपार्टमेंट से, और कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, ये सब हमारे पास आ जाता है। अगर नॉर्मल लॉस ऑफ यूनिट था तो यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट रिक्वायर्स एडजस्टमेंट, तो हम एडजस्टमेंट करते हैं लॉस के लिए। तो वो एडजस्टमेंट भी बेसिकली हम इस सेक्शन में दिखाते हैं, और ये सेक्शन हमें प्रोवाइड करता है डेटा फॉर डेबिटिंग वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स, ठीक है। अब कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ये भी हमारे पास इस डॉक्यूमेंट में आ जाता है। इन ऑर्डर टू अराइव एट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, अगर आपको एक यूनिट की कॉस्ट चाहिए आउटपुट की, तो टोटल ऑफ ईच कॉस्ट एलिमेंट इज़ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, के हर कॉस्ट एलिमेंट का जो आपके पास टोटल आया है, बेसिकली जो सम आया है, उसको आप टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। इस पर्पज़ के लिए कॉस्टिंग पीरियड के एंड पर कुछ पार्शियली कंप्लीट यूनिट्स भी तो हमारे पास होते हैं जो पूरे कंप्लीट नहीं हुए होते हैं, तो उनको हमें इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट्स में चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर 4000 यूनिट थे जो कि हमें लगता है कि हमारे पास 50% कंप्लीट हो गए हैं, तो अब वो पूरे तो कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन इनको इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट्स में करना है, तो 50% 4000 यूनिट्स हमारे पास हो गए हैं, तो इक्विवेलेंट में हम इसे कह सकते हैं कि 2000 हमारे पास टोटली कंप्लीटेड यूनिट्स हैं, इनको हम ऐसे रिकॉर्ड कर लेंगे। देन कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, इसमें उन्होंने कहा है कॉस्ट हमारे पास एवरेज की जाती हैं, एवरेज ओवर द यूनिट्स प्रोड्यूस, जितने यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं, तो कॉस्ट accumulated to a process for a period are collected and divided by the number of units equally produced during the period। ये हम ऊपर बात कर चुके हैं कि कैसे करनी है कॉस्ट,
पर यूनिट कैसे निकालनी है। देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या फिर अपॉर्शनमेंट जो हमने करनी है एक्यूमुलेटेड कॉस्ट की। तो लास्ट सेक्शन में हमारे पास एक समरी आ जाती है इसकी, टू एक्सप्लेनिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स ऑफ कॉस्ट इनकर्ड इन द डिपार्टमेंट। इसमें क्या क्या आ जाता है, ये बेसिकली लास्ट सेक्शन है, ठीक है। इसमें लॉस यूनिट की हमारे पास एडजस्टमेंट आ जाती है नॉर्मल लॉस के लिए अगर कोई हो तो। देन कॉस्ट ट्रांसफ़र जो हमने की है, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस अगर कोई है, देन कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस, एंडिंग इन्वेंट्री, और जो भी अदर हमारे पास अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स हैं अगर उनको प्रेजेंट करना ज़रूरी है तो। ओके, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट की एक एग्जांपल दी हुई है कि देखें क्वांटिटी स्केजुअल है, देन कॉस्ट एक्यूमुलेटेड, देन इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाले, देन पर यूनिट कॉस्ट निकाल ली, और एंड पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। 2 प्रॉब्लम क्वेश्चंस हमारे पास दिए हुए हैं। अच्छा, बेसिकली क्वेश्चन का डेटा आप साथ में कहीं ओपन करके रख लें या स्क्रीनशॉट लेके, तो इसे हम सोल्व करते हैं। तो यूनिट जो इसमें हमें दिए गए थे जो कि स्टार्टेड इन प्रोसेस, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली 10 के यूनिट्स थे, 10,000, और जो हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है, कंप्लीटेड, एंड जो ट्रांसफ़र भी कर लिए, ठीक है, ट्रांसफर्ड, तो वो हमारे पास थे 9,400, और जो हमारे पास थे यूनिट्स रिमेनिंग इन प्रोसेस वो हाफ कंप्लीट थे, ठीक है। तो वो हमारे पास 600। तो टोटल यूनिट्स जिनको आपने अकाउंट करना है वो कितने हुए, वो हमारे पास हुए 10,000। इन दोनों को ऐड कर लें तो अब हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर प्रोडक्शन निकालने हैं, ठीक है। मतलब कि इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन EUP लिख लेते हैं। तो क्योंकि जो हमारे पास रिमेनिंग यूनिट्स थे वो हाफ कंप्लीट थे 600 में से, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा कि जो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में हमारे पास यूनिट्स थे मल्टीप्लाई बाय जितने % वो कंप्लीट हो गए हैं, कंप्लीशन, ठीक है। और देन इसमें आपने ऐड कर देना है यूनिट्स ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो इसे हम कर लेते हैं, यानी कि EUP हमारे पास आ जाएगा। ये देखें ट्रांसफर्ड यूनिट हमारे पास कितने थे, 9,400 प्लस वर्क इन प्रोसेस में 600 थे, जो कि कितने % कंप्लीट थे, 50%। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 9,700 हमारे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स आ जाएंगे। देन लेबर EUP, अच्छा बेसिकली उसमें हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट लेबर की और फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट तो अलग दी हुई है, लेकिन क्योंकि हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं ना, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स लेबर EUP में भी हमारे पास इसी तरह कैलकुलेट करके 9,700 ही आएंगे, और जो हमारे पास लास्ट में फैक्ट्री ओवरहेड का EUP निकालेंगे तो वो भी हमारे पास 9,700 ही आएगा, ठीक है। तो अब हमने हर डिपार्टमेंट को जो कॉस्ट चार्ज करनी है वो बेसिकली हमने देखना है। तो जो डायरेक्ट मटेरियल्स हैं, डायरेक्ट लेबर है और फैक्ट्री ओवरहेड है, ठीक है। तो इनकी कॉस्ट हमारे पास जो दी गई है बेसिकली वो आपने लिख लेनी है, क्वेश्चन के डेटा में दी गई होंगी, ठीक है। देन इनके जो EUPs हैं वो हमारे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स तो इतने ही हैं, वो लिख लेंगे, ठीक है। अब इनकी यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। तो बेसिकली जस्ट वेट अ मिनट, इसकी हमारे पास आ जाएगी 2.50, 1.50 और नो सॉरी, इसकी हमारे पास आएगी, देखें इनको डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये 2 आ जाएगी, ये 2.50 और ये 1.50। अब इनको एक्यूमुलेट कर लें तो जो टोटल हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इनको टोटल कर लें 58,200 आ जाएगा, और इनको टोटल कर लें तो कॉस्ट हमारे पास 6 रुपीज़ आ जाएगी। देन कॉस्ट एक्यूमुलेटेड जो हमारे पास आ रही है, देखें कॉस्ट ऑफ यूनिट जो हमने कंप्लीट की और ट्रांसफ़र आउट कर दी हैं वो कितने थे, 600 थे। तो उनको जो यूनिट कॉस्ट आ गई है 6 उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास कॉस्ट बेसिकली आ जाएगी
फिर अगर हम कॉस्ट देख लें वर्क इन प्रोसेस के लिए, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री के लिए, तो मटेरियल जो हमारे पास था वर्क इन प्रोसेस में 600 यूनिट्स जो कि 50% कंप्लीट थे, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, देखें जो कि हमने वर्क इन प्रोसेस के आगे निकाला था, जो कि मटेरियल देखें डायरेक्ट मटेरियल है ना, तो मटेरियल की यूनिट कॉस्ट से कर देंगे, ठीक है, 2 से। तो ये बेसिकली हमारे पास 600 ही आ जाएगा। देन इसी तरह लेबर के लिए कर लेंगे, उसमें जो डायरेक्ट लेबर वाली कॉस्ट थी उससे कर लेंगे मल्टीप्लाई, जो कि हमारे पास ₹2.50 थी, तो ये ₹750 आ जाएगा। और इसी तरह हमने फैक्ट्री ओवरहेड के लिए कर लेना, तो वो 600 यूनिट्स थे जो कि 50% कंप्लीट थे, और इनको मल्टीप्लाई कर दिया ₹1.50 से, तो ये ₹450 आ गए। तो टोटल वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट क्या आ गई हमारे पास, इन सबको ऐड कर लें, तो बेसिकली ये ₹1800 आ जाएगी टोटल, ठीक है। अब हमने टोटल लेकिन कॉस्ट जिसके लिए अकाउंट किया था उसमें बेसिकली हम दोनों कॉस्ट को, ये जो ऊपर निकाली है इसको और इस 1800 को ऐड कर देंगे, तो ये जिसके लिए टोटल हमने अकाउंट किया अकाउंटेड फॉर, तो वो हमारे पास इन दोनों को ऐड करके आ जाएगी, तो वो इतनी बन गई। अच्छा, बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास वो भी सेम इसी तरीके से होगा, लेकिन इसमें एक हमारे पास फ़र्क है कि जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें लेबर के लिए, फैक्ट्री ओवरहेड के लिए और डायरेक्ट मटेरियल के लिए जो परसेंटेजेस थी वो तीनों की सेम थी, इसमें तीनों की डिफरेंट है। तो बेसिकली यहाँ पर जहाँ पर आपने ये परसेंटेजेस के हिसाब से निकाला था, ठीक है, EUP, वो तीनों का डिफरेंट होगा, बट क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो ये लेक्चर हमारे यहीं पर कंप्लीट होते हैं। साथ में हम लेक्चर नंबर 20 भी देख लेते हैं, क्योंकि बेसिकली इसमें बस हमारे पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो इसी साथ में देख लेते हैं कि हमारे पास सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, जिनके यूनिट इनके स्टार्ट हो रहे हैं इनका रोना इन द फर्स्ट डिपार्टमेंट, और हमारे पास 1000 सोप्स बन रहे हैं, और वीकेंड पर 600 सोप हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं, 400 स्टिल हमारे पास प्रोसेस में है। 100% डायरेक्ट मटेरियल हैड बीन इनकर्ड, लेकिन जो 75% है कन्वर्जन कॉस्ट वाज येट इनकर्ड ऑन द इनकम्प्लीट वर्क। तो जो इनकम्प्लीट काम है उस पर अगर आप कन्वर्जन कॉस्ट निकालें तो वो 75% उस पर इनकर हुई है इनकम्प्लीट पर। तो इसकी डिटेल्स हमें दी हुई है कि डायरेक्ट मटेरियल 500 था, डायरेक्ट लेबर इतना, फैक्ट्री ओवरहेड इतना। आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है, तो इसका सोल्यूशन दिया हुआ है कि डिपार्टमेंट 1 की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट है। सबसे पहला सेक्शन होता है क्वांटिटी स्केड्यूल का। इसमें आपने बताना यूनिट्स जो हमने प्रोसेस स्टार्ट करते हुए कितने थे, तो ये 1000 हमने बता दिए। जो कि डिपार्टमेंट में कंप्लीट हो गए हैं वो है 600, जो स्टिल प्रोसेस में है वो है 400, ठीक है। देन सेकंड हमारे पास सेक्शन है कॉस्ट एक्यूमुलेटेड इन डिपार्टमेंट। तो डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट थी इसमें डायरेक्ट मटेरियल की और फैक्ट्री ओवरहेड की, उन सबको लिख के ऐड कर दिया, तो हमारे पास एक्यूमुलेटेड कॉस्ट आ गई। देन थर्ड सेक्शन है कैलकुलेशन फॉर इक्विवेलेंट यूनिट्स प्रोड्यूस। इसमें हमारे पास हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाल लेने, लेकिन 600 प्लस जो इनकम्प्लीट थे उसमें 400 थे, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल का 100% था, तो वो यहाँ लिख लिए। डायरेक्ट लेबर का हमारे पास 75% था और फैक्ट्री ओवरहेड का भी 75%, यानी कि कम्प्लीटेड प्लस जो इनकम्प्लीट थे उनसे रिस्पेक्टिव परसेंटेजेस जो दी गई थी उनको मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर लिया गया और सामने लिख दिया। देन यूनिट कॉस्ट हमारे पास आ जाते हैं। यूनिट कॉस्ट आपको पता है कैसे निकालनी है कि बेसिकली जो भी कॉस्ट आई है टोटल उसको टोटल यूनिट्स से डिवाइड कर दिया, ठीक है। देन अपॉर्शनमेंट ऑफ द एक्यूमुलेटेड कॉस्ट, अपॉर्शन करना है कॉस्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट। वो 600 जो थे उसको हम 0.9 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, ये देखें। बेसिकली यहाँ पर हमने यूनिट कॉस्ट निकाली है ना, इन तीनों को ऐड करके, ठीक है। और जो आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अब यूनिट कॉस्ट आपको पता चल गई है, लेकिन जो जितने यूनिट ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो 600 है, तो अगर आपने इन 600 की कॉस्ट निकाली है तो इस यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। देन इनकी रिस्पेक्टिव हमने प्राइस देख ली कि डायरेक्ट मटेरियल की हमारे पास देखिए 0.5 था, डायरेक्ट लेबर का 0.25, तो इनको मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर निकाल ली अपनी कॉस्ट्स। देन वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट 1 का ये बेसिकली इनको काउंट किया गया कि
मटेरियल और पेरोल और फैक्ट्री ओवरहेड को हमने ऐड कर लिया और जो डिपार्टमेंट 2 को ट्रांसफ़र किया वो बता दिया यहाँ पर। देन अकाउंटिंग एंट्रीज़, इनको आप देख सकते हैं, एक साइड पर डेबिट में रिकॉर्ड कर ली, एक साइड पर क्रेडिट में। देन हम नेक्स्ट लेक्चर भी साथ में देख लेते हैं। इसमें भी बेसिकली हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है एंड देन और हमें मज़ीद प्रैक्टिस क्वेश्चन ही ज़्यादातर दिए गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली इधर भी हमें मिनी सोप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का बताया गया है, जिसमें 600 ट्रांसफ़र हो गए हैं डिपार्टमेंट 2 को। वीकेंड पर डिपार्टमेंट 2 में हमारे पास 500 सोप कंप्लीट हो गए थे और ट्रांसफ़र कर दिए गए थे, और जो कि अभी तक प्रोसेस में हैं वो 100 हैं, जिनमें मटेरियल का 100% है और कन्वर्जन कॉस्ट 60% है, ठीक है। और जो कॉस्ट प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से हमारे पास आई थी वो 540 है, और ये कॉस्ट हमारे पास डिपार्टमेंट 2 के अंदर इनकर जो हुई हैं वो इसका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड है। हमने वहीं प्रिपेयर करना है प्रोडक्शन कॉस्ट की रिपोर्ट को। तो सबसे पहले क्वांटिटी स्केड्यूल हमने लिख लिया, जो भी हमें क्वांटिटीज़ बताई गई थी उन सबको रिकॉर्ड कर लिया। देन एक्यूमुलेटेड डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट थी वो हमने बता दी, जो कि हर डिपार्टमेंट में आई हैं, अलग से बता दी। देन इक्विवेलेंट यूनिट्स प्रोड्यूस EUP जो आपको बताया गया वो भी मैंने आपको दिखा दिया कैसे कैलकुलेट करना है, तो इन तीनों के लिए कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। देन यूनिट कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट जो कि प्रीवियस डिपार्टमेंट का था हमारे पास, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट यूनिट प्रोड्यूस्ड, वो हमारे पास ये आई थी। अब यहाँ पर हमें 3 चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। तो इन सब की भी यूनिट कॉस्ट निकालनी है, इनकी जो क्वांटिटीज़ दी गई हैं उसके हिसाब से। देन अपॉर्शनमेंट करनी है एक्यूमुलेटेड कॉस्ट की। तो कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट, वो हमारे पास बेसिकली देखें नंबर ऑफ़ कंप्लीटेड यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट। ये हम पहले भी पिछले क्वेश्चन में भी सेम किए, इधर भी सेम यही करना है। देन यूनिट्स इन प्रोसेस, जो कि प्रोसेस में है हमारे पास, वो 100 थे और कॉस्ट हमने पर यूनिट निकाल ली है, ठीक है, वो 0.90 थी। और इसको हमने यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करके 100 यूनिट्स की कॉस्ट निकाल ली, जो कि प्रोसेस में है, ठीक है। जो डायरेक्ट मटेरियल वाले हैं उसके साथ हमने स्पेसिफिकली डायरेक्ट मटेरियल वाली कॉस्ट को ही मल्टीप्लाई किया है, डायरेक्ट लेबर के साथ डायरेक्ट लेबर वाली और फैक्ट्री ओवरहेड के साथ फैक्ट्री ओवरहेड वाली, जिनको बेसिकली हमने ऐड कर लिया है किसके साथ। अच्छा, अब बेसिकली क्या कहते हैं, ये जो कॉस्ट थी प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की और इन तीनों कॉस्ट को ऐड कर लेंगे तो ये 145 आ जाएगा। और ये 970 हमारे पास बेसिकली क्या है, ये टोटल कॉस्ट है जो कि हमने अकाउंट की थी, टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर इन डिपार्टमेंट 2, यानी कि ये फाइनल बैलेंसिंग फिगर है हमारे पास, जो कि प्रूव कर रहे हैं कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमारे एक्यूरेट हैं। और ये बेसिकली 970 जो है ये हमारे पास कैसे हम यानी ये देख रहे हैं कि देखें फर्स्ट डिपार्टमेंट से जो हमारे पास कॉस्ट आई थी, देखें वो हमारे पास थी, जो प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से आई थी वो 540 थी, ठीक है। और जो 430 है ये हमारे पास न्यू हमारे डिपार्टमेंट में, अगले डिपार्टमेंट में इनकर हुई है, तो इन दोनों को ऐड करके 970 आता है। ओके, तो ये तो हमारा हो गया। अब नॉर्मल लॉस इन फर्स्ट डिपार्टमेंट, जो उन्होंने क्या लॉस ऑफ यूनिट्स ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन मैनी इंडस्ट्रीज़ इज़ अ नॉर्मल कंडीशन, यानी कि लॉस हो जाता है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। ये लॉस अनअवॉइडेबल कॉजेज़ की वजह से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर अनअवॉइडेबल कॉजेज़ की वजह से हो रहा है जिनको हम नहीं रोक सकते तो वो नॉर्मल लॉस होता है। तो ये वो यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि हमारे लॉस्ट हुए हैं, जिनको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये लॉस हो जाएगा। तो ये इनहेरेंट है मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो ये एब्जॉर्ब हो जाती है इसकी कॉस्ट हमारे पास गुड यूनिट्स प्रोड्यूस में, ठीक है। तो इसका क्या इफेक्ट होता है कि इन हमारी यूनिट कॉस्ट इंक्रीज़ कर जाती है हमारे आउटपुट के लिए। टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट इज़ नॉट डिवाइड बाय ऑल यूनिट्स प्रोसेस्ड, इंस्टेड इट इज़ डिवाइड ओनली बाय द गुड्स प्रोड्यूस। जैसे कि आपने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने थे और उसमें से 100 डिफेक्टिव निकल आए। अब ये 100 डिफेक्टिव तो निकल आए, लेकिन कॉस्ट तो आपकी 1000 की आई थी, ठीक है, लेकिन प्रोड्यूस आपके पास 900 हुए हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या होगा कि ये 100 तो हमारे किसी काम के नहीं है, लेकिन कॉस्ट इनकी भी बीच में आ रही है, तो वो भी किसको पड़ रही है, वो भी इन 900 यूनिट्स पे पड़ रही है, तो वो हमारे पास इनकी यूनिट प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बेसिकली कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट ही आपने तैयार करनी है। उसी तरह क्वांटिटी स्केड्यूल बना लिया, क्यूमुलेटेड कॉस्ट बना ली, EUP निकाल लिए और यूनिट कॉस्ट निकाल ली, देन अपॉर्शनमेंट कर ली, ठीक है, एंड पे वर्क इन प्रोसेस का बता दिया। तो ये सब आप देख सकते हैं,
इसे खुद अटैम्प्ट करें देख के। ओके, देन हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कि हमारे पास जनवरी के मंथ में 2006 में डायरेक्ट मटेरियल्स की इतनी वर्थ थी और इतने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए फिनिश प्रोडक्ट में। डायरेक्ट लेबर टू प्रोसेस दीज मटेरियल्स, जो डायरेक्ट लेबर आया वो इतना था, फैक्ट्री ओवरहेड इतना था, और 20,000 यूनिट्स कंप्लीट हुए थे और ये यूनिट ट्रांसफ़र कर दिए गए थे अगले डिपार्टमेंट को। 1000 यूनिट्स हमारे पास लॉस्ट हो गए थे, ठीक है, जो कि हम नॉर्मल लॉस उसे कंसीडर कर रहे हैं। ओके, देन डायरेक्ट मटेरियल्स हमारे पास जो इशू किए गए हैं एट द एंड ऑफ द मंथ, बट दीज यूनिट्स वर ओनली 40% कन्वर्टेड। ये हमारे पास सिर्फ 40% कन्वर्ट हुए थे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट आपने नीचे आपको दी गई है, ठीक है। इसमें भी देखें क्वांटिटी स्केजुअल, ठीक है। अब इसमें बेसिकली जो स्टील प्रोसेस में है उसमें मटेरियल्स का 100%, 40% हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड और लेबर का दिया गया। ओके, देन एक्यूमुलेटेड कॉस्ट ये हमने देखी। अच्छा, अब अपॉर्शनमेंट में क्या करना है, तो बेसिकली यहाँ पर जो वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग इन्वेंट्री है उसमें हम देख रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। अब हमने इनके हिसाब से करना है। देखें, डायरेक्ट मटेरियल्स का तो 100% था, तो इसलिए हमने 5000 यूनिट्स बस लिख दिया, ठीक है। 100% है तो 5000 का 100% कितना हुआ, वो 5000 ही हुआ ना। लेकिन जहाँ पर 40% है वहाँ पर आपने 40% निकालना है 5000 का इन दोनों में, ठीक है। ओके, ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लेसन नंबर 22 को भी देख लेते हैं कि जब भी बेसिकली नॉर्मल लॉस हमारे पास अगर होता है फर्स्ट डिपार्टमेंट में, तो इसकी सेपरेट कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो लॉस्ट हुए हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है और जब हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को निकाल रहे होते हैं, तो इससे क्या होता है, डिक्रीज़ होता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में और इंक्रीज़ हो जाता है यूनिट कॉस्ट में। ये मैंने आपको बता दिया था। देन नॉर्मल लॉस जो होता है डिपार्टमेंट्स में सब्सिक्वेंट टू द फर्स्ट, पहले डिपार्टमेंट के बाद जो होते हैं। अच्छा, अब इस नॉर्मल लॉस एंड डिपार्टमेंट सब्सिक्वेंट टू द फर्स्ट वन, इनकी हमें ज़रूरत है क्यों? तो बेसिकली जो कॉस्ट हमें रिसीव होती है प्रीवियस डिपार्टमेंट से, वो किसके लिए कैलकुलेट होती है? वो बेसिकली मोर यूनिट्स के लिए होती है, ज़्यादा यूनिट्स के लिए, जो कि अब हमें रिसीव हुए हैं उनसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उनमें से कुछ तो हमारे पास लॉस हो गया ना, तो जब वो सेम कॉस्ट हमारे पास आएगी तो हमें उसे स्प्रेड करना होगा फ्यूअर यूनिट्स पे, क्योंकि अब लॉस के बाद हमारे पास फ्यूअर यूनिट्स बचे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे पास अगेन कॉस्ट जो पर यूनिट है वो इंक्रीज़ करेगी। तो अब इसके दो मेथड्स होते हैं हमारे पास, जो मेथड 1 है एक, और एक सेकंड मेथड है। फर्स्ट मेथड के लिए ईजियर है। तो इसमें बेसिकली आपने क्या करना होता है कि जो आपके पास एडजस्टेड यूनिट की कॉस्ट है वो कैसे आएगी, कि एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट, तो बेसिकली ये इक्वल होगी जो टोटल कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, इसको आपने डिवाइड कर देना है जो आपके पास रिमेनिंग गुड्स हैं उनसे। तो गुड्स रिमेनिंग, इनसे आपने डिवाइड कर देना है। तो ये एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट आ जाएगी आपके पास। लेकिन अब आपने एडजस्टमेंट पर यूनिट निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, वेट अ मिनट, एडजस्टेड पर यूनिट, उसके लिए जो न्यू कॉस्ट है उसमें से आपने ओल्ड कॉस्ट को माइनस कर देना। अच्छा, अब जो सेकंड मेथड है, ठीक है, दोनों हमें सेम ही आंसर देंगे। तो एग्ज़ाम में जिसके लिए भी आपके पास डेटा हो वही आपने यूज़ कर लेना। अच्छा, तो सेकंड मेथड में बेसिकली कॉस्ट ऑफ लॉस्ट यूनिट्स आपके पास होगा कि जो लॉस्ट यूनिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, लॉस्ट यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो ओल्ड यूनिट कॉस्ट से, ओल्ड यूनिट कॉस्ट से, ठीक है। और जो अगेन एडजस्टमेंट पर गुड आपके पास है, पर गुड यूनिट, वो आपके पास होगी कॉस्ट ऑफ लॉस्ट यूनिट डिवाइडेड बाय गुड्स रिमेनिंग जो आपके पास है। अच्छा, इसकी एक हम एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको
32,000 यूनिट्स रिसीव होते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट 1 से। और उसकी हमारे पास जो कॉस्ट कह लें पर यूनिट ₹3.75 है। वेट अ मिनट। और जो टोटल आपके पास है वो 120,000 है। अब आपके 2,000 यूनिट्स जो हैं उनका आपके पास नॉर्मल लॉस हुआ है। तो बेसिकली रिमेनिंग यूनिट्स कितने हो गए, इसमें से 2,000 गए तो आपके पास 30,000 बच जाएंगे, ठीक है। अब हम मेथड 1 से देखते हैं आप क्या करेंगे। मेथड 1 के मुताबिक बेसिकली जो टोटल है आपके पास, टोटल को आप डिवाइड कर देंगे ये आपके जो यूनिट्स हैं, तो ये आपके पास 30,000 से डिवाइड कर देंगे तो ₹4 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप इसमें से माइनस कर देंगे बेसिकली जो ये कॉस्ट थी हमारे पास 3.75, तो 0.25 पर यूनिट ये आपकी क्या है, ये आपकी एडजस्टमेंट है। ये बेसिकली किससे आया, मेथड 1 से। अब आपने मेथड 2 देखना है, ठीक है। मेथड नंबर 2, इसमें बेसिकली आपने क्या करना है, देखें जितने यूनिट्स का लॉस हुआ था 2,000, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो उनकी हमारे पास कॉस्ट थी जो कि 3.75 थी, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 7,500। अब इसको आपने डिवाइड कर देना है जो कि ये हमारे पास रिमेनिंग यूनिट्स हैं 30,000 से, तो तब भी हमारे पास पर यूनिट एडजस्टमेंट कितनी आएगी, 0.25 पर यूनिट, ठीक हो गया। अच्छा अब ये देख लेते हैं नॉर्मल लॉस एट द एंड ऑफ प्रोसेस। तो जब क्वालिटी इंस्पेक्टर्स को लॉस का बेसिकली पता चलता है, वो तब पता चलता है जब सारी प्रोडक्शन हमारे पास हो चुकी होती है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स हैं उनको चार्ज नहीं किया जाता लॉस के साथ। तो बेसिकली ऐसा क्यों होता है, वर्क इन प्रोसेस में चार्ज नहीं किया जाता क्योंकि ये तो अभी बन रहे हैं, तो ये अभी इंस्पेक्ट ही नहीं हुए। तो सिर्फ जो आपके पास कंप्लीटेड यूनिट्स होते हैं, कंप्लीटेड, वो आपके पास एब्जॉर्ब करते हैं लॉस। अच्छा अब इसमें हमारे पास होते हैं, यानी कि क्या इंक्लूडेड होता है इसमें, तो बेसिकली जो यूनिट्स हमारे पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में बनते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि हमने EUP कैसे निकालने, तो अब इससे बेसिकली क्या होता है कि यूनिट कॉस्ट हमने देखा था कम हो जाती है। फिर क्या होता है, इसे हम ऐड बैक कर देते हैं उस लॉस में जो कि सिर्फ कंप्लीटेड यूनिट्स के, ठीक है, ऐड करते हैं कंप्लीटेड यूनिट्स के लॉस में, कंप्लीटेड यूनिट्स। अच्छा अब ट्रांसफ़र जो कॉस्ट है हमारे पास, उसका क्या फॉर्मूला है तो वो देख लेते हैं। बेसिकली यूनिट्स जो ट्रांसफ़र हो चुके हैं, ट्रांसफर्ड इनटू नॉर्मल यूनिट कॉस्ट, नॉर्मल यूनिट कॉस्ट, इसमें आपने ऐड कर देना है लॉस्ट यूनिट्स इनटू यूनिट कॉस्ट। तो ये आपके पास बेसिकली क्या आ जाएगा, टोटल ट्रांसफर्ड कॉस्ट। अच्छा फाइनल यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे, फाइनल यूनिट कॉस्ट, तो इसके लिए बेसिकली जो टोटल ट्रांसफ़र कॉस्ट आपने ये निकाली है, टोटल ट्रांसफर्ड कॉस्ट, इसको आपने डिवाइड करना है जितने यूनिट्स ट्रांसफ़र हुए हैं। अच्छा देन हमारे पास एबनॉर्मल लॉस है, तो ये बेसिकली हमारे पास जो लॉस हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता, लाइक ये एक्सीडेंटल या फिर केयरलेसनेस की वजह से, बैड मटेरियल्स की वजह से हो सकता है, और इसे रिपोर्ट में सेपरेटली दिखाया जाता है और इसको इक्विवेलेंट यूनिट्स में इंक्लूड किया जाता है। इसे चार्ज अब कहाँ पर किया जाता है, नॉर्मल को तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में किया जाता था, इसको बेसिकली हम चार्ज करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल के अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में। अच्छा अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं।
इनका डेटा वगैरह आपके हैंड्स आउट में दिया गया होगा, तो वो आप साथ में ओपन कर सकते हैं। तो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 था इसमें, ठीक है, उसमें हमें गिवन था कि डिपार्टमेंट 1 जो है वो सेंड करता है 600 सॉप्स किसको, डिपार्टमेंट 2 को। अब जो डिपार्टमेंट 2 है हमारे पास, उसमें हमारे पास 450 कंप्लीटेड है, ठीक है, कंप्लीटेड। और वर्क इन प्रोसेस में 100, जो कि मटेरियल का हमारे पास 100% है, और 60% कन्वर्जन। 50 यूनिट्स हमारे पास लॉस हो रहा है, जो कि नॉर्मल है। कॉस्ट जो है हमारे पास फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 से जो हमें आई थी वो कितनी है, बेसिकली ₹550 और 540 सॉरी। डायरेक्ट मटेरियल जो है 150, डायरेक्ट लेबर 112, और फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो है हमारे पास 168। अब हमने जो डॉक्यूमेंट बनाना है उसमें सबसे पहले तो हमारे पास कौन सा सेक्शन होता है, क्वांटिटी स्केड्यूल का। क्वांटिटी स्केड्यूल, ओके। तो बेसिकली इसमें आपने क्या करना है, यहाँ यूनिट्स लिखेंगे हम। देखें, अब जो डेटा दिया हुआ है बस बेसिकली उसको आपने यहाँ पर लिखना है कि जो आपको रिसीव हुए थे फ्रॉम डिपार्टमेंट 1, ठीक है, वो 600 थे, वो यहाँ लिख दिए। देन कंप्लीटेड एंड ट्रांसफ़र जो हो गए थे, ट्रांसफर्ड, ठीक है, वो 450 थे, वो लिख लिए। वर्क इन प्रोसेस वाले लिख लिए, वो 100। लॉस लिख लिया आपने, जो नॉर्मल था, ठीक है, बेसिकली 50। देन टोटल लिख लिया, वो आपके पास बनेगा 600, ओके। देन हमने जो इक्विवेलेंट यूनिट्स हमारे पास होते हैं, इसमें आपको पता है 2 चीज़ें आ जाती हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स में, ठीक है। इक्विवेलेंट यूनिट्स में हमारे पास एक तो जो कंप्लीटेड होते हैं, ठीक है, और दूसरे जो वर्क इन प्रोसेस में होते हैं। फिर आप टोटल लिखते हैं इनका, ठीक हो गया। अब इसमें हमें 2 चीज़ें हमेशा दी गई होती हैं, एक डायरेक्ट मटेरियल दिया गया होता है जो कि अक्सर हमारे पास 100% लिखा होता है, ठीक है, और एक डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। तो कंप्लीटेड तो 450 थे, वो इसमें भी 450 थे। अब वर्क इन प्रोसेस जो था वो 100% था, मतलब कि 100 का 100% कितना हुआ, क्योंकि यूनिट्स हमें जो बताए गए थे वर्क इन प्रोसेस में वो 100 बताए गए थे, तो 100 का 100% 100 ही हुआ। देन इसमें डायरेक्ट लेबर में हमें कहा गया था 60%, कन्वर्जन रेट जो कि था बेसिकली, ठीक है, कन्वर्जन रेट 60% था, राइट। तो मतलब कि आपने 60% निकालना है 100 का, 100 इंटू 60%, बेसिकली हमारे पास 60 आता है। अब इनका टोटल कर लेना, ये हो जाएगा 550 और ये हो जाएगा 510, ठीक है। देन आपने यूनिट कॉस्ट निकाल लेनी है, यूनिट कॉस्ट्स। इसमें बेसिकली कॉस्ट का कॉलम बनेगा इक्विवेलेंट यूनिट्स का, देन कॉस्ट पर यूनिट का। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, बेसिकली जो प्रीवियस डिपार्टमेंट था, डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड और टोटल, ठीक है। तो अब देखें, कॉस्ट जो प्रीवियस से हमें आई थी 540, इक्विवेलेंट यूनिट्स 550, तो बेसिकली कॉस्ट पर यूनिट यही आपने करना है। इसका आंसर कुछ 0.9818 आ जाएगा। इसी तरह इन सब का आपने कर लेना है, देन उसे टोटल कर देना है। और बेसिकली डायरेक्ट मटेरियल 150, इक्विवेलेंट यूनिट्स 550, ठीक है। सॉरी, ये एक कॉलम था प्रीवियस डिपार्टमेंट का, तो ये डायरेक्ट मटेरियल है, ओके, सॉरी।
ये टेबल आई नो काफ़ी मेसी है बट आप लोग समझ जाएं। तो बेसिकली जो डायरेक्ट मटेरियल है हमारे पास वो कितना था 150। अब इक्विवेलेंट यूनिट्स डायरेक्ट मटेरियल में भी हमने 550 लिखने हैं। क्यों लिखने हैं? बिकॉज डायरेक्ट मटेरियल हमने कहा था 100% है, राइट। तो यहाँ पे जो हमने डायरेक्ट मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाले थे, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल में देखें तो वो 100 थे। जब डायरेक्ट लेबर की और फैक्ट्री ओवरहेड वाली बात आएगी तब हम ये वाले यूनिट्स टोटल यूज़ करेंगे 510, ठीक है। तो यहाँ पर हम 150 यूज़ कर रहे हैं और इक्विवेलेंट 550 ही यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास 0.2727 समथिंग आएगा। अब डायरेक्ट लेबर की बात आ गई है, ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर में हमारे पास डायरेक्ट लेबर की ये जो कॉस्ट है वो तो हमें पता है, लेकिन जो इक्विवेलेंट यूनिट्स यूज़ करने हैं वो हम 510 वाले करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड में भी ऐसे ही करेंगे, 168 है बट इक्विवेलेंट यूनिट्स कौन से यूज़ होंगे? 510 वाले। तो यहाँ पर इनको डिवाइड करके इनके आंसर्स आप लिख सकते हैं, देन आप टोटल भी लिख लेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास टोटल कॉस्ट 970 बनती है। ओके, देन अपॉर्शनमेंट इसमें आपने आगे करनी होती है, ठीक है। बेसिकली अपॉर्शनमेंट, तो ट्रांसफ़र आउट आपके पास कितने हुए थे? 450 इंटू, यहाँ पर आपने ना टोटल के साथ यहाँ पर टोटल कॉस्ट भी इन सबको ऐड करके निकाल लेनी है, ठीक है। वो आपके पास बनेगी 1.8035, ठीक है। तो ये जो टोटल बनेगी ना कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, तो इस कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई आपने करना है, जो कि आपने यूनिट्स ट्रांसफ़र कर दी हैं उनको ओके इससे कर देंगे। तो ये आपके पास बनता है ₹812। इसी तरह ये आपने प्रीवियस डिपार्टमेंट के लिए कर लेना है, जो कि वर्क इन प्रोसेस प्रीवियस डिपार्टमेंट का था, ठीक है। तो वो बेसिकली 100 को आपने मल्टीप्लाई करना है, जो वर्क इन ये प्रीवियस डिपार्टमेंट के आगे आपके पास आई थी वैल्यू कॉस्ट पर यूनिट 9818, ओके। तो ये आपके पास 98 आ जाएगा। इसी तरह आपने जो डायरेक्ट मटेरियल था तो उसमें जो डायरेक्ट मटेरियल के आगे कॉस्ट आई थी कॉस्ट पर यूनिट ये वाली लिखनी है, तो 0.2727, तो ये 27 बनेगा। अब इसी तरह डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड के लिए, बट यहाँ पर हम 100 यूज़ कर रहे थे क्योंकि 100% था। देन अगेन डायरेक्ट लेबर में हमारे पास क्या था? 60% था, तो वो 100 का 60% 60 बनता है। तो इनको इनकी रिस्पेक्टिव जो कॉस्ट पर यूनिट आई है उनसे मल्टीप्लाई कर देना, ये 13 बनेगा और इसको 0.3294 से ये 20 बन जाएगा। इनका भी टोटल आप करके देखेंगे तो 970 बनेगा। अच्छा, बेसिकली जो बाकी सारे क्वेश्चंस हैं इसमें उनमें भी आपने यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट ही प्रिपेयर करनी है, तो सेम ही बात है इन सब में, ठीक है। तो फिर भी आप लोगों को कोई इसमें कन्फ्यूजन हो, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।